हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एंथ्रासीन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रासीन की। तो जैसा कि मैंने पहले लेक्चर्स में भी बताया आपको, जो एंथ्रासीन होता है वो ट्राइसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है विद लीनियर अरेंजमेंट ऑफ बेंजीन रिंग्स। ठीक है, ट्राइसाइक्लिक यानी कि 3 रिंग्स। ठीक है, 3 साइक्लिक रिंग्स जो कि लीनियरली अरेंज्ड है। ठीक हो गया। तो 3 बेंजीन रिंग देख रहे हैं आप यहाँ पर जो कि लीनियर अरेंज्ड है। ठीक है, तो ये हो गया एंथ्रासीन। फिनेंथ्रीन में क्या था, यहाँ पर एंगुलर पोजीशन पे अरेंज थी रिंग। ठीक है, और यहाँ कैसी है, लीनियर है, तीनों बिल्कुल लीनियर है आपस में। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। अगर हम इसकी नंबरिंग की बात करेंगे तो इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे हम, फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू कर सकते हैं 1 2 3 4। अब आपके दिमाग में आ गया होगा फ्यूज वाली रिंग को हमें अभी छोड़ देना है, उस पर बाद में आएंगे 5 6 7 8 9 10। इसके आगे अगर गिनना है कार्बन 11, ये कहलाएगा 11 12 13 14, बट फ्यूज कार्बन है इसीलिए हम इन्हें छोड़ देते हैं। इनके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो इसे गिनने का कोई फ़ायदा नहीं है, नंबरिंग देने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज यहाँ जो पहले रिएक्शन, इस पे जो भी रिएक्शन होगी वो फ्री हाइड्रोजन जहाँ पर है, क्योंकि ये एरोमेटिक करेक्टर की है, इसलिए हम उन्हीं पोजीशंस को काउंट करेंगे जहाँ हमारे रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फ्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है। राइट, ओके। तो पहला पॉइंट तो हम यही लिख देंगे कि कंपोज्ड ऑफ 3 पॉली हाइड्रोकार्बन्स 3 रिंग से बना हुआ है जो कि फ्यूज हैं लीनियर फॉर्म में। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है, क्या लिख सकते हैं हम इसमें, 14 कार्बन एटम्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, सारे कार्बन एटम्स क्या हैं, sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब सबके सब डबल बॉन्ड से घिरे हुए हैं अगर देखेंगे हम ध्यान से तो। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी एरोमेसिटी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हक्कल्स रूल लगा के दिखा सकते हैं। राइट, और ये बता सकते हैं, देखिए एरोमेटिक करेक्टर का है लेकिन क्या है, बेंजीन से कम एरोमेटिक है ये। ठीक है, इसलिए ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो प्राइमरीली देगा, ये देगा ही देगा, इसके अलावा बहुत कम एक्सटेंट तक ये एडिशन रिएक्शंस भी देता है। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली गिनेंगे आप इसमें, जब आप एरोमेसिटीज की चेक कर रहे होंगे तो कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ मिलेंगे, वही आपको कितने मिल गए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे जो कि डीलोकलाइज्ड हैं सिस्टम के अंदर। ठीक है, ऐसे सिस्टम में है जो कि डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। तो ये सारे ही पॉइंट्स स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रासीन के अंदर आएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका रेजोनेंस। ठीक है, वो भी स्ट्रक्चर में ही डिफाइन करना है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सिर्फ आपको क्या करके दिखाना है, ये बॉन्ड्स को जो है वो मूव करके दिखाना है। देखिए सपोज ये बॉन्ड पहले यहाँ पर था, फिर हमने इसको डीलोकलाइज यहाँ पे कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसे शिफ्ट करना चाहें तो ये यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, ऐसे करके दिखा सकते हैं। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग बाकी के बॉन्ड्स भी शिफ्ट हो गए हैं और इसी तरह से यहाँ पर डीलोकलाइजेशन आप दिखा दोगे। नेक्स्ट में क्या हुआ है, अब ये इधर लगाइए या फिर इधर लगाइए, इस बॉन्ड को यहाँ रख के देख लीजिए। उसके बाद इस रिंग में तीनों यहाँ पर लगा दिए गए हैं और उसके बाद डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड करके डीलोकलाइजेशन करा के देख लेंगे। नेक्स्ट में क्या किया है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गए हैं इस वाले रिंग में, उसके बाद डीलोकलाइजेशन करा के देखेंगे। तो बॉन्ड की शिफ्टिंग दिखानी है हमें, तो कुल मिला के हमारे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें बन रहे हैं, यानी अच्छा खासा ही स्टेबिलिटी काफ़ी हद तक है। ठीक है, तो एरोमेटिक करेक्टर भी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बन रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट अगर हम इसे ओपन स्ट्रक्चर करके बनाए, हाइड्रोजन शो करके, और ये देखिए मैंने एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया यहाँ पर, देखिए डीलोकलाइज करके बॉन्ड को बीच में दिखा दिया है, तो इसको रेजोनेंस हाइब्रिड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब एक
बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि इसका जो कार्बन C1 और C2 के बीच की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 1.37 आर्मस्ट्रॉन्ग पाई गई, जबकि C2 और C3 के बीच की जो बॉन्ड लेंथ थी वो 1.42 आर्मस्ट्रॉन्ग पाई गई। ग्रेट कंफ्यूजन। अभी तक हम क्या कहते हुए आ रहे थे, जब हमने बेंजीन पढ़ना स्टार्ट किया था हमने कहा कि जब बेंजीन को देखा गया तो जो सबकी जितने भी कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग थी वो सब सेम थी, ठीक है। हालांकि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के बीच की अलग अलग होती है, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम बेंजीन की बात करते हैं, डीलोकलाइजेशन हो रहा होता है, हर समय इलेक्ट्रॉन रन कर रहे होते हैं, तो ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन से दो कार्बन एटम है जिनके बीच में ज़्यादा डबल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। इसलिए वहाँ का जो डबल बॉन्ड होता है वो डिवाइड हो जाता है। याद आ रहा होगा आपको 1.5 में डिवाइड करके कुल मिलाकर 9 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे बेंजीन में। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पर C1 और C2 के बीच में तो 1.37 आर्मस्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम है। और C2 और C3 में थोड़ी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ आ रही है कंपेयर टू दिस। इसका मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है। अगर हम इस स्ट्रक्चर की मान लीजिए नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अब आप देखोगे जितने भी स्ट्रक्चर, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बने हुए हैं, अगर आप हर किसी में C1 और C2 की बात करो तो आपको ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड इसी पोजीशन पे दिखेगा, ठीक है। देख लीजिए 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ भी 1 और 2 के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है इजीली, ठीक है। चाहे हम नंबरिंग यहाँ से करना शुरू करें तो भी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किधर से भी कर सकते हैं नंबरिंग, इधर से भी कर सकते थे जहाँ पर 8 लिखा हुआ है, ठीक है। जहाँ 4 लिखा है यहाँ से नंबरिंग भी हो सकती थी, तो इस तरफ से जाती, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो फिलहाल आप ये देखोगे कि जितने भी C1 और C2 पोजीशन पे आप देखोगे, कहीं पर भी अगर देखेंगे तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें इस पोजीशन पे दिखाई दे रही है हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो ये कहा कि इस चीज़ से ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि यही रीज़न होता होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है 1 और 2 कार्बन पे ज़्यादा दिखाई दे रही है हर जगह पर, तो यही रीज़न होता होगा कि ये जो बॉन्ड लेंथ है ये कम हमें मिलती है, ठीक है, जब इसको इलेक्ट्रॉनिकली देखा जाता होगा मशीन्स के ऊपर, ठीक। और C2 और C3 के बीच में कम ज़्यादा मिल रही है, इसका मतलब यहाँ सिंगल बॉन्ड, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ठीक है। तो ये इसका रीज़न आप देंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रीज़न है ये, और ज़रूर मेंशन करिएगा अपने आंसर्स में, बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है। तो ये इसका ओवरऑल ये वाला स्ट्रक्चर हो गया है। एक पॉइंट और आप ये बता सकते हो कि 9th और 10th पोजीशन होती है जो, वो सिमिलर होती है किसके, नैप्थलीन के 1 और 2 पोजीशन के, ठीक है। जैसे नैप्थलीन में 1 और 2 पोजीशन होती है, वैसे ही 9th और 10th पोजीशन उसके सिमिलर होती है एंथ्रेसीन में, ठीक है, कोई नहीं। अब यहाँ आप देखोगे क्यों पाई ऑर्बिटल्स, हमें पता है पाई ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, अबव द सरफेस और बिलो द सरफेस, जो भी ये पी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके, ठीक है। ये पी ऑर्बिटल दिख रहा है आपको, तो अबव द सरफेस मूव कर रहे होंगे, और क्या हो रहा होगा यहाँ पर, पैरेलली क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर आप देख रहे हो, डीलोकलाइज्ड पी ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं, जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फॉर्म कर रहे हैं, ये देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, इसके बिलो बिलो दी प्लेन भी आप दिखा सकते हैं, तो अगर आप चाहो बिलो दी प्लेन, एक्चुअली बहुत हौच पौच हो जाती है इसलिए नहीं बनाया मैंने, तो बिलो दी प्लेन आप ऐसे भी बना सकते हो इसको, ठीक है।
सॉरी, तो नीचे वाले आप देखो, मैं नीचे वाले जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स के नीचे के जो डबल शेप्ड है उस पे मैंने ग्रीन कलर ये चला है, तो बिलो दी प्लेन और अबव दी प्लेन, राइट। तो ऐसे इसका डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता रहता है और उससे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये तो था ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर। अब हम मूव करते हैं सिंथेसिस की तरफ। तो पहली सिंथेसिस, हम जितनी भी सिंथेसिस उनमें से पहला हम पढ़ने वाले हैं हैवॉर्थ सिंथेसिस, जो कि हम पिछले पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स में भी उनकी सिंथेसिस में पढ़ चुके हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, थैलिक एनहाइड्राइड लिया जाता है, ठीक है, उसको सिंपल बेंजीन के साथ फ्यूज कराया जाता है AlCl3 की प्रेजेंस में। तो हमें पता था कि हम क्या कर रहे थे हैवॉर्थ सिंथेसिस में, एक रिंग को फ्यूज करा रहे थे और हमें इसके डबल बॉन्ड ओ जो थे वो रिलीज कराने, हटाने हैं, ठीक है। तो उसका रिडक्शन कराना पड़ेगा कुल मिला के बाद में। तो पहला काम हमारा हो जा रहा है कि हमें इसे अटैच कराना है, ठीक है, हो गया अटैच, ठीक है। यहाँ से तो हुआ क्या, यहाँ पर वही काम हुआ, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ और हाइड्रोजन किसके पास चला गया, इस वाले ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और यहाँ से ये रिंग अटैच हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, ये वाला देखिए, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाके ये बन गया COOH, ठीक है, ये बन गया ग्रुप। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, ये जो हमारा ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड बना है, इसको हमें क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं और क्या बन जाता है हमारा 9,10 एंथ्राक्विनोन। देखिए 9th पोजीशन पे और 10th पोजीशन पे क्विनोन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। तो क्या बन जाता है हमारा ये 9,10 एंथ्राक्विनोन। अब हमें इसे रिमूव कराना है, रिमूव कराने के लिए हम सीधे क्या कर देते हैं, जिंक डस्ट के साथ इसका रिडक्शन करा देते हैं। तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया और हमें एंथ्रासीन मिल गया, ठीक है। तो ये थी हावर्थ सिंथेसिस। नेक्स्ट वन इज फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत अच्छे से आप लोगों को फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन आई होप आ गई होगी। तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली 2 बेंजाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, ठीक है। बेंजाइल क्लोराइड ये रहा, CH2Cl बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है। तो 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं और फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ प्रोसीड होती है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, फ्यूज हो जाते हैं ये आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या बन रहा है, अब ये फ्यूज होने के बाद यहाँ डेफिनेटली 2 हाइड्रोजन यहाँ होंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ होंगे। तो 9th और 10th पोजीशन पे आपको दिख रहा है कि डाई हाइड्रोजन एंथ्रासीन बन गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें से ये हाइड्रोजन अगर हमें रिमूव कराने हैं तो हम ये हाइड्रोजन डिहाइड्रोजनेशन करा देंगे इसका, और यहाँ से फिर हमारा डबल बॉन्ड मिल जाएगा। जैसे ये हाइड्रोजन हटेगा एक, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, दूसरा हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और हमें एंथ्रासीन मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो डिहाइड्रोजनेशन कराने के बाद डबल बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद हमें एंथ्रासीन मिल गया। तो ये थी फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज टाइल्स-एल्डर्स रिएक्शन। बहुत ही वेल नोन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, ब्यूटाडाइन लिया जाता है 1,3 ब्यूटाडाइन और उसको 1,4 नैप्थाक्विनोन, ठीक है। नैप्थाक्विनोन इज वेल नोन मॉइटी, हमने देखा था कंपाउंड इसको नैप्थलीन में, ठीक है। तो नैप्थाक्विनोन के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं। तो ये इस डेरिवेटिव का एक यूज़ भी हो सकता है कि फॉर द रिएक्शन ऑफ एंथ्रासीन, ठीक है। ये आपका दिमाग, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपको क्या याद आ रहा है जिस समय आपको अगर नैप्थलीन के डेरिवेटिव्स के बारे में लिखना है तो क्या लिखने है, ठीक है। तो बीच में मैंने ऐसे ही बता दिया, सॉरी टू ब्रेक योर रिदम। तो इसमें 1,4 नैप्थाक्विनोन ले लेते हैं, ठीक है, और उसको ब्यूटाडाइन के साथ में रिएक्ट कराया जाता है। तो होता क्या है यहाँ पर, ये जो आपको डबल बॉन्ड होता है, देखो जब डायल्डर्स रिएक्शन होती है तो हमें पता है कि 2 जो पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होके सिंगल पाई बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो वही हो रहा है सेम यहाँ, देखिए ये सिंपली रिंग यहाँ से अटैच हो गई है और 2 पाई बॉन्ड जो हमें दिखाई दे रहे थे वो ब्रेक होने के बाद एक पाई बॉन्ड अब दिखाई दे रहा है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाता है रिंग फ्यूज होने की वजह से कि यहाँ पर देखिए रिएक्शन ही तभी होगी जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, इससे अटैच करने के लिए रिएक्शन ही तभी होगी। तो कुल मिलाकर अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें डायल्डस रिएक्शन जो हम रिकॉल करेंगे तो उसमें यही था कि ये देखिए दो जो हमारा ये मॉलिक्यूल है इसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और एक पाई बॉन्ड अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला भी ब्रेक हो रहा है, यानी 3 पाई बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हो रहे हैं। यहाँ पर जो CH2 होगा वो जाके यहाँ से अटैच होगा इस पोजीशन से, और यहाँ पर जो CH2 है वो जाके कहाँ से अटैच होगा, इस पोजीशन से अटैच होगा। ठीक है, तो 3 पाई बॉन्ड्स ब्रेक होने के बाद एक हमारा पाई बॉन्ड हमें मिल रहा है फ्यूज कंडीशन में, राइट। तो ये क्या बन गया हमारा फ्यूज होने के बाद 1,4 डाइहाइड्रो, पहली पोजीशन ये हो गई 1 2 3 4। ठीक है, अगर हम एंथ्रासीन की नंबरिंग की बात करेंगे अभी तो कौन सी पोजीशन है ये 1 2 3 4, तो 1 4 पे तो डाइहाइड्रो मिल गया हमें, राइट। 9 10 एंथ्राक्विनोन, वही स्ट्रक्चर है, 9 10 पोजीशन पे हमें क्या मिल गया, एंथ्राक्विनोन मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या कराना है, डीहाइड्रोजनेशन कराना है वापस से। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ले लिया है यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पर डीहाइड्रोजनेशन हो गया है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया और हमें क्या मिल गया, ये 9 10 एंथ्राक्विनोन। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या काम करना है, इन ऑक्सीजन्स को हटाना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली रिडक्शन कराना पड़ेगा, तो हम रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे जिंक डस्ट। ठीक है, तो ये रिएक्शंस के रिएजेंट याद करने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। आपको याद रखना है कि आपको देखो यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन कराना है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ देखिए ऑक्सीजन को हटाना है तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो ये एजेंट्स इसमें याद कर लीजिए बस। जिंक डस्ट तो हमें हमेशा याद ही रहता है रिडक्शन में, और हमें यहाँ पर मिल गया एंथ्रासीन, राइट। लास्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे एल्प्स रिएक्शन, जिसमें सिंपली क्या होता है, ऑर्थोमिथाइल बेंजोफिनोन का पायरोलिसिस करा दिया जाता है। तो यहाँ से एक क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है पायरोलिसिस में और सीधे सीधे एंथ्रासीन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो और भी रिएक्शंस होती हैं बट हम ये 4 ही मेनली लेके चलेंगे बिकॉज इट्स सफिशिएंट आई थिंक। ठीक है, और ठीक है, फिर इसके लिए पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग इसकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी केमिकल रिएक्शंस देख लेंगे, डेरिवेटिव्स देख लेंगे एंड यूजेस देख लेंगे। ओके, तो ऑल द बेस्ट, बाय।